तो भाई अमेरिका ईरान में जंग छिड़ गई, ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए और ईरान ने पलटकर पूरे मिडल ईस्ट पर हमला कर दिया है। आजकल इंटरनेट पर बस यही चल रहा है। हर तरफ से खबरें और ओपिनियंस की ऐसी बाढ़ आई हुई है कि हर कोई एक्सपर्ट बना बैठा है। एक राय जो बहुत सुनने को मिल रही है वो ये है कि भाई सुप्रीम लीडर के जाते ही ईरान का तो खेल ही खत्म हो गया। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि ईरान का ये हमला एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक भूल थी। मतलब उसने अपने सारे पड़ोसियों को ही खुद से दूर कर लिया है। पर क्या सच में ऐसा है? और हाँ, एक सोच ये भी है कि भाई ये सब तो बहुत दूर हो रहा है मिडिल ईस्ट में, हम पर यानी भारत पर इसका भला क्या असर पड़ेगा। मुझे यकीन है हम सबने ये बातें कहीं ना कहीं सुनी जरूर होंगी। तो चलिए आज इन सारी बातों की तह तक जाते हैं, समझते हैं कि इन हेडलाइंस के पीछे की असल कहानी क्या है और सबसे ज़रूरी बात, इसका हम सब पर क्या और कैसा असर पड़ने वाला है। चलिए सबसे पहले उस धारणा को तोड़ते हैं कि ईरान अब खत्म होने की कगार पर है। कई एक्सपर्ट्स ये साबित करने में लगे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। देखिए, ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ईरान पूरी तरह से तैयार है। वहां हर जरूरी पद के लिए एक 4 लेवल का सक्सेशन प्लान है। मतलब एक लीडर के बाद अगला कौन होगा, ये सब पहले से तय है। और तो और वेनेजुएला में ज्यादातर जनता सरकार के खिलाफ थी, लेकिन ईरान में मामला अलग है। वहां की जनता बंटी हुई है। सरकार को देश के अंदर और बाहर दोनों जगह से सपोर्ट मिलता है। और सबसे अहम बात, ईरान की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC, वो अभी भी पूरी तरह मजबूत है और उन्होंने कसम खाई है कि वो अपने लीडर की मौत का बदला लेंगे। तो मतलब साफ है, ईरान अभी कहीं नहीं जा रहा। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलतफहमी पर कि ईरान में मिडल ईस्ट पर हमला करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये वाकई एक गलती थी या फिर ये ईरान का एक ऐसा सोचा समझा जाल है जिसमें उसने पूरी दुनिया को खींच लिया है? इसे कहते हैं ग्लोबल हॉस्टेज स्ट्रैटेजी। सोच कर देखिए, ईरान ने दुनिया की एक सबसे बिजी सड़क को जाम कर दिया है, दुबई जैसे ग्लोबल हब पर हमला करके। उसने हर देश को इस खेल का हिस्सा बना लिया है, क्योंकि जब हर देश के लोग वहां फंसेंगे तो हर देश को इस मामले में दखल देना ही पड़ेगा। आप दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अहमियत का अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि यहाँ से हर हफ्ते लगभग 8,500 फ्लाइट्स उड़ती हैं। अब सोचिए, जब यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद किया है तो पूरी दुनिया के ट्रैवल और ट्रेड पर कितना बड़ा असर पड़ रहा होगा। और हाँ, इसका सीधा असर हम पर भी है। खाड़ी देशों में 80 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो इतने सारे लोगों को वहां से सुरक्षित निकालना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो ये कोई गलती नहीं थी, ये ईरान का एक ट्रैप था। तो ये जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ ईरान या अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। इसकी लहरें पूरी दुनिया में फैल रही हैं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का सपना, जो मिडिल ईस्ट को एक नया यूरोप बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि दुनिया भर से लोग वहां आएं, इन्वेस्ट करें, घूमें। लेकिन ईरान के हमले के बाद क्या कोई भी विदेशी अब मिडिल ईस्ट आने में सुरक्षित महसूस करेगा? शायद नहीं। और बात यही खत्म नहीं होती। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। ये एक बहुत पतला समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। और जब तेल की बात हो तो एक देश है जिस पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, और वो है चीन। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन ईरान का 80% तेल अकेला चीन खरीदता है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये लड़ाई चीन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर सीधा हमला है। असल में चीन और ईरान के बीच एक खास डील है। चीन ईरान से तेल खरीदता है और पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि अपनी करेंसी युआन में करता है। फिर ईरान उसी युआन से चीन से अपनी ज़रूरत का सामान खरीदता है। ये एक ऐसा क्लोज्ड लूप सिस्टम है जिससे दोनों देश अमेरिकी प्रतिबंधों और डॉलर को बड़े आराम से बाईपास कर जाते हैं। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, इन सब घटनाओं का भारत के लिए क्या मतलब है? सच कहूं तो यह हम सबके लिए एक वेकअप कॉल है। ईरान में भारतीय छात्रों का मामला ही देख लीजिए। इंडियन एम्बेसी ने 14 जनवरी और फिर 30 फरवरी को एडवाइजरी जारी करके कहा था कि सभी भारतीय ईरान छोड़ दें। लेकिन दुख की बात है कि कई छात्रों ने इसे सीरियसली नहीं लिया, और फिर जब हमले शुरू हुए तो वो सब मदद के लिए वीडियो बनाने लगे।
इस पूरी घटना से हमें कुछ बहुत ज़रूरी सबक सीखने को मिलते हैं। पहला, आज की लड़ाई तोप बंदूक से नहीं बल्कि ड्रोन और मिसाइलों से लड़ी जाती है। और इस नई लड़ाई में अगर आप 99% हमले रोक भी लें, तो वो जो 1% हमला कामयाब हो जाता है ना, वो भी भयानक तबाही मचा सकता है। दूसरा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर है और ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हमें डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने की सख्त ज़रूरत है। एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है, अगर आज भारत सुरक्षित है तो इसका श्रेय 70, 80 और 90 के दशक के उन लीडर्स और साइंटिस्ट्स को जाता है जिन्होंने बहुत आगे की सोची और देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया। आज हमें वैसी ही दूरदृष्टि की ज़रूरत है ताकि हम ड्रोन और साइबर अटैक जैसे नए खतरों से निपट सकें। तो आखिर में निष्कर्ष यही है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो पूरी तरह से आपस में जुड़ी हुई है। ये सोचना कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई का हम पर असर नहीं होगा, एक बहुत बड़ी भूल है। ये पूरी घटना हमें आज के जियोपॉलिटिक्स के 3D दिखाती है: ड्रोन्स, डी-डॉलराइजेशन की बढ़ती ताकत और डिफेंस में आत्मनिर्भरता की ज़रूरत। ये हम सबके लिए एक वेकअप कॉल है। इस अनिश्चित दुनिया में हमें अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखना ही होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और एक देश को हमेशा अपने हितों को ही सबसे आगे रखना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है?